अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम दिल के मरीज़ों के लिए एक इंतहाई अहम तरीका इलाज है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये ऑपरेशन किए बगैर, सर्जरी किए बगैर, जिस्म को खोले बगैर ये दिल का बाईपास हो जाता है। हमने इस वीडियो में देखना है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना ये एक ऐसा महज एक दावा है। इस तरीका इलाज का जो नाम है वो है EECP यानी इन्हेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इसको टोटल हम फिर आगे थेरेपी भी कहते हैं। बहुत सारे वो लोग जिनके घरों में दिल का कोई नया मरीज़ बन जाए या उनके घरों में दिल का कोई पुराना मरीज़ हो। दिल का पुराना मरीज़ से मुराद है कि जिनका दिल कमज़ोर है, जिनको खून की नालियाँ जो हैं कोरोनरी आर्टरीज, उनका मसला है। तो वो जब भी नेट खोलते हैं, वो गूगल पे सर्च करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो एक तरीका इलाज जो है EECP का वो सामने ज़रूर आता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो बात सामने आती है वो ये है कि मरीज़ों में तो कन्फ्यूजन होनी ही है अगर एक नया कोई तरीका इलाज है, कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ क्या है। इस वीडियो के शुरू में एक बात का आपको पहले ही मैं बता दूं कि ये FDA अप्रूव्ड तरीका इलाज है। ये कोई हकीम का, होम्योपैथी का या कोई क्योंकि इसमें नेचुरल बाईपास का वो दावा करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई जड़ी बूटियों से या किसी ऐसी चीज़ से तरीका इलाज है। दोस्तों ये एलोपैथिक तरीका इलाज है। ये FDA अप्रूव्ड भी है जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, वो इदारा है जो हम अक्सर ये ऑपरेशंस करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी जो मेडिकल की रेगुलेट करने वाले जो इदारे हैं उनमें से एक बड़ा इदारा FDA है। इसी तरह यूरोप के जो बड़े इदारे हैं उन्होंने भी इसको अप्रूव किया हुआ है। यानी ये एलोपैथिक एक तरीका इलाज है दिल के मरीजों का। और इसमें करते क्या हैं, इसमें EECP में करते ये हैं कि ये 35 घंटे का इलाज है और ये 7 हफ्तों के ऊपर होता है। हर रोज़ यानी एक हफ्ते के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिनों में हर रोज़ 1 घंटे के लिए ये इलाज किया जाता है। इलाज कैसे होता है? मरीज़ एक टेबल के ऊपर लेट जाएगा, या आप तस्वीर में भी ज़रा गौर से देख लें कि इसको कुछ ये जैसे हम BP ऑपरेटर्स के कफ बांधते हैं, ये बंधे हुए हैं। ये टांग के नीचे के हिस्से में बंधा होता है, लोअर लेग जिसको कहते हैं। फिर इससे ऊपर वाले हिस्से में बंधा होता है जिसको हम हिप कहते हैं, फिर जिसको हम थाई कहते हैं, और फिर जो ऊपर का हिस्सा होता है जो हमारा कूल्हे की हड्डी होती है जहाँ पे उसको हिप कहते हैं, तो कफ वहाँ पे भी लगे होते हैं। और ये जो कफ हैं इनको फिर जोड़ा जाता है मॉनिटर के साथ। इसको हम कार्डियक मॉनिटर कहते हैं आम जुबान में। होता ये है कि ये जो कार्डियक मॉनिटर है ये ECG हो रही होती है। देखिए हमारा दिल धड़कता है, इसे हम सिस्टली कहते हैं, सिस्टोली भी बाज लोग कहते हैं, और एक डायस्टली कहते हैं कि जब वो रिलैक्स होता है। जब वो रिलैक्स होता है उसके अंदर खून आता है। जब वो सिकुड़ता है, सिस्टली में जाता है, तो वो खून को पूरे जिस्म में अयोर्टा जो खून की नाली होती है बड़ी, उसकी मदद से फेंकता है। लेकिन जो एक मज़े की बात है वो ये है कि वो खून जो दिल के अपने मसल्स को या पट्ठों को चाहिए होता है, वो किसकी मदद से आता है? कोरोनरी आर्टरीज जो खून की छोटी छोटी नालियां, ये आप देख भी रहे हैं। तो ये आता है डायस्टली के दौरान। पूरे जिस्म को दिल खून देता है सिस्टली के दौरान, लेकिन खुद इसके पट्ठों को जो खून मिलता है वो मिलता है डायस्टली के दौरान, कि जब ये रिलैक्स होता है। और इसकी वजह भी है कि जब ये सिकुड़ता है तो वो जो खून की नालियां जो इसके ऊपर मौजूद होती हैं तो वो थोड़ा सिकुड़ जाती हैं, तो वो मुमकिन नहीं होता कि इसके पट्ठों को खून पहुंचे। लेकिन जब दिल रिलैक्स होता है तो खून की ये नालियां भी रिलैक्स होकर खुलती हैं, तो इनमें जो अयोर्टा होता है उसके पास से ये निकल रही होती है। यानी दिल का वो वेंट्रिकल जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, दिल का बड़ा खाना कहते हैं, हम पंप कहते हैं, उसके बिल्कुल बाहर अयोर्टा है जिसकी मदद से दिल पूरे जिस्म के अंदर जो है वो खून को भेजता है। तो उस अयोर्टा के आगाज में ही से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। तो जब ये दिल रिलैक्स होता है और पूरे जिस्म से जो गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड खून, जिसके अंदर ऑक्सीजन तो नहीं होती लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो वेन्स की मदद से वापस दिल में आता है। तो वो उस दौरान जो है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर खून जाता है जो कि दिल के पट्ठों को खून देता है। अब EECP यानी इन्हेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन में क्या होता है कि ये जो 3 कफ लगाए थे हम लोगों ने, अब आप अपने जहन में लाएं कि जब आप ब्लड प्रेशर या BP चेक करते हैं अपने घर में किसी का, तो आप उस कफ को इन्फ्लेट करते हैं, आप उसमें हवा भरते हैं। तो ये जो तीनों कफ हैं ये इनमें भी हवा भरी जाती है। जब हवा भरी जाती है, क्योंकि ये टांगों के नीचे के हिस्से में है, ये थाइज में है, ये हिप के एरिया में है, तो वो जो वहां पे जितनी भी खून की नालियां हैं ये उनको दबाएगा। जब दबाएगा तो वो खून सारा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी दिल की तरफ जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आपको ECG लगाई गई है,
कि जिसके अंदर पता चल रहा होता है मॉनिटर के अंदर कि अब दिल धड़का है, अब रिलैक्स हुआ है, अब धड़का है, अब रिलैक्स हुआ है। क्योंकि जब दिल धड़कता है तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो आप देख रहे हैं, और जब वो रिलैक्स होता है तो ये T वेव बनती है। तो ये इस तरीके से कंप्यूटर की सेटिंग की जाती है, मॉनिटरिंग जो कर रहे होते हैं कार्डियक मॉनिटर के जरिए भी और कंप्यूटर के जरिए भी ऐसी सेटिंग की जाती है कि जब दिल रिलैक्स होगा, जब दिल डायस्टोली में जाएगा, जब वो मकाम मौका आएगा कि जब खून की जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड ने जाना है, तो ये जो तीनों कफ लगाए गए हैं ये फौरी तौर पे सिकुड़ेंगे, ये इन्फ्लेट होंगे, ये भरेंगे हवा से और खून को जल्दी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। लेकिन जैसे ही दिल जो है वो सिस्टली के करीब पहुंचेगा, सिकुड़ने के करीब पहुंचेगा, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि जब ये कफ जो है ये सिकुड़ते हैं, खून जो है वो कोरोनरी आर्टरीज में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पहुंच जाता है, क्योंकि दिल उस वक्त रिलैक्स हुआ होता है। और इसी तरह जब ये रिलैक्स होते हैं और दिल सिकुड़ने लगता है, तो वो खून फौरी तौर पे वापस आता है टांगों में, क्योंकि वो जगह बनी हुई होती है। तो जब दिल जो कमजोर हो चुका है, जिसको दिल का किसी को अटैक हो चुका है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो सिकुड़ता है, तो उसको ज्यादा फिर मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता। तो फिर होता क्या है कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर इनहैंस किया गया है, अब आपको समझ आ गई है इसमें कि इनहैंस का लफ्ज क्यों है। जब इनहैंस किया गया है, ब्लड को बढ़ाया गया है उसकी मिकदार को, तो वो प्रेशर डालती हैं कोरोनरी आर्टरीज में, खासतौर पे वो कोरोनरी आर्टरीज जो नॉर्मल है। जब वो प्रेशर डालती हैं तो वहां पे नई जो आर्टरीज हैं छोटी छोटी, वो जन्म लेती हैं। इसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियो कहते हैं हम खून की नालियों को, जेनेसिस होता है पैदाइश। तो अब जो वो नई खून की नालियां जन्म लेती हैं उसको हम कहते हैं कोलैटरल्स। कोलैटरल्स इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो खून की 3 बड़ी नालियां हैं, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, अब जब इनके दरमियान कोलैटरल्स जन्म लेती हैं खून की ये नालियां, तो ये एक दूसरे के साथ जाके जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं कोलैटरल्स। क्या होता है कि जब 2 लोग खड़े, अगर वो एक दूसरे का बाजू पकड़ते हैं, तो उनका ये कोलैटरल या आपस का ये एक राब्ता है। तो वो जो नई खून की नालियां बनती हैं और उनका राब्ता होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये नेचुरल बाईपास है। क्योंकि बाईपास ऑपरेशन में भी क्या करते हैं कि खून की नालियां जब बंद हो जाती हैं, तो हम एक या पाँव से लेते हैं, जिसको हम सेफनेस वेन कहते हैं, या हम सीने से ही इंटरनल मेमोरी आर्टरीज को कहते हैं, IIEM में। आपने अक्सर ये एंजियोप्लास्टी में देखा होगा, या बाईपास के ऑपरेशन के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें देखा होगा कि लीमा लिखा होता है कि लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, या SGV सेफनेस ग्राफ्ट वेन ग्राफ्ट SVG लिखा होता है। तो उनको भी हम क्या करते हैं कि जो बंद नाली हुई होती है क्लॉट की, या जहां पे खून का क्लॉट आया होता है, तो हम उसको बाईपास कर देते हैं, आयार्टा के साथ एक हिस्से को सी देते हैं और एक को हम उस खून की नाली कोरोनरी आर्टरीज जहां पे क्लॉट था उसके डिस्टली, यानी क्लॉट से आगे वाले हिस्से में, और वो उसको बाईपास कर देता है। तो यहां पे भी क्या होगा, अगर एक खून की एक नाली में, एक में या 2 में फर्ज करें कि क्लॉट फंसा हुआ है, तो जो नई खून की नालियां जन्म लेंगी छोटी छोटी, जिसको हम कोलैटरल्स कहते हैं, तो वो जो क्लॉट की वजह से खून रुका होगा उस एरिया को जाके खुद पहुंचा देंगी दूसरी साइड से आके, तो ये एक बाईपास बन गया। तो ये उनका जो दावा है ये है उनका कि नेचुरल बाईपास जो है हम करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, वो आप पे है कि आप क्या समझते हैं फिर इस बात को कि किस हद तक इसमें सच्चाई है। तो जो EECP है, अभी इससे बनता है इनहैंस, कि हमने खून को इनहैंस किया, बढ़ावा दिया। एक्सटर्नल, कोई चीरा नहीं है, कोई जिस्म को खोलना नहीं है, बाहर हमने रैप किए हुए हैं वो जो कफ होते हैं, और बाहर ही मॉनिटर पड़ा है। ये एक नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव में क्या फर्क होता है? इन्वेजिव वो होता है कि जिसमें ऑपरेट किया जाए, जिसमें कोई कैथेटर आपके जिस्म में डाला जाए, कोई नाली आपके जिस्म में डाली जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ये नॉन इन्वेजिव है। इनहैंस्ड हो गया, एक्सटर्नल बाहर लगा हुआ है। काउंटर पल्सेशन का मतलब है कि दिल जब धड़केगा तो खून पूरे जिस्म में जाता है, जब वो रिलैक्स होता है तो वो वापस उसकी तरफ आता है। लेकिन यहां पे हमने जब वापस वो आ रहा है तो उसको बढ़ावा देके जो पल्सेशन है उसके काउंटर किया है। कि होता यह है कि जब किसी को दिल का अटैक होता है तो उसका दिल इतना कमजोर हो चुका होता है आमतौर पे, और ये EECP बहुत मदद करता है उन लोगों में भी कि जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन है, दिल की पावर है वो 40% से कम हो जाए। किन मरीजों को जरूरत है EECP की, वो मैं बिल्कुल एंड पे जिक्र कर दूंगा इस वीडियो के। तो दोस्तों अब ये होगा कि वो जो दिल कमजोर हो चुका है तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा खून को हमारे जिस्म में फेंके। अब यही वो खून है जिसने वापस आना है हमारे जिस्म में। अब जब फेंका ही कम गया है तो वापस भी कम आएगा, क्योंकि बाकी तो हर जगह पे पूल कर जाएगा, कहीं पे कोई फेफड़ों में चला जाएगा, कोई टांगें सूज जाएंगी, तो आपने अक्सर देखा होगा दिल के मरीजों की। तो ये काम क्या करता है कि ये वो जो रुका हुआ भी खून होता है उसको ज्यादा मिकदार में ऊपर भेज देता है, जिसकी वजह से
जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो खून का पहुंचाना होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है, वरना दिल तो इतना नहीं फेंक पाएगा। तो इसलिए दोस्तों एक तो ये काउंटर पल्सेशन है, तो इसलिए इसकी नाम की ये पूरी वजह है। किन लोगों को जरूरत होती है ईईसीपी की? वो लोग जिनको डॉक्टरों ने कहा हो कि आपका बाईपास मुमकिन नहीं है, कि आपके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि आपका बाईपास नहीं है, आप दवाइयां खाएं, अब दवाइयां काम नहीं कर रही होती हैं, तो फिर ये ऑप्शन बचता है उन मरीजों के पास कि वो अपना ये तरीका इलाज का जरूर सहारा लें, क्योंकि इसकी सेफ्टी बहुत है, इसमें कोई खास नुकसान नहीं है। डॉक्टर आपको बाकायदा चेक करेंगे। 2-4 चीज़ें होती हैं कि जैसे आपका अयार्टा का अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके वेल्व का, या फिर इस तरह के अगर कोई अरिदमिया का मरीज है तो उनको कहा जाता है कि नहीं आपका नहीं हम कर सकते, बाकी तकरीबन सबके लिए सेफ होता है ये। तो दूसरा वो लोग जो खुद ये कहते हैं कि हमने कोई बाईपास नहीं करवाना, अगरचे डॉक्टरों ने हमें कहा है लेकिन हम बाईपास नहीं करवाना चाहते, तो वो भी ये नॉन इन्वेजिव तरीका जो है 35 दिन 35 घंटे 7 हफ्ते, रोजाना 1 घंटा और हफ्ते के 5 दिन, ये है पूरा तरीका इलाज इसका। तो दूसरी कैटेगरी ये होगी। तीसरी कैटेगरी ये हो गई जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी 1 या 2 खून की नालियां बंद है और आपको स्टेंटिंग की जरूरत है, लेकिन वो शख्स मर्द औरत जो है वो स्टेंटिंग नहीं करवाना चाहता, तो उसके पास फिर ये तरीका इलाज है नॉन इन्वेसिव। दवाइयां तो चल रही हैं, और जो बहुत ज्यादा जिन लोगों का किया जाता है उनको हम कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट कौन से होते हैं? स्टेबल और अनस्टेबल का एक फर्क समझे। एंजाइना कहते हैं जब खून की कमी की वजह से, यानी खून की वो नालियां जो दिल को खून देते हैं, उनमें खून की कमी की वजह से सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है लोगों को, तो इसे कहते हैं एंजाइना। स्टेबल कौन सा एंजाइना होता है? कि वो लोग जिनको सीने में दर्द होता है जब वो कोई मुशक्कत करते हैं, जब वो कोई काम करते हैं, जब वो कोई सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब वो कोई गुस्से में आते हैं, जब किसी स्ट्रेस में जाते हैं। क्रॉनिक कहते हैं कि जो काफी अरसे से चल रहा हो। तो वो लोग जिनको दिल का डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रॉब्लम है लेकिन अभी इब्तिदा में है, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो ईईसीपी करवाएं, तो उनकी कोलेट्रल्स या ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो इस चीज़ से काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना उसे कहते हैं कि जब आप बैठे हैं आराम से फिर भी आपको चेस्ट पेन हो जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी ईसीजी में प्रॉब्लम आता है, तो फिर आपकी एंजियोग्राफी होती है, फिर एंजियोप्लास्टी, वो सारा। देखिए अगर किसी को खुदा न खास्ता फौरी तौर पे हार्ट अटैक हुआ है तो उसका तरीका इलाज वही है जो अभी भी होता है, फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं, ईसीजी होगी। वो कहते हैं जी आपके मरीज को दिल का अटैक है, हम चाहते हैं इनकी एंजियोग्राफी करें ताकि फौरी पता चले। आप एंजियोग्राफी करवाते हैं, फिर आप पता चलता है कि खून की एक नाली की फौरी बंदिश है, उसको खोलना पड़ता है। तो ये एक तरीका इलाज सबसे मौसर है। लेकिन जो लोगों का मैंने बताया कि क्रॉनिक दिल के मरीज हैं, तो उनके पास ही एक नॉन इन्वेजिव तरीका इलाज है कि उनको ये जो है ये कोशिश करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में इसके सेंटर्स हैं, लाहौर में है, कराची में है, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। लोग अक्सर मुझसे फिर कीमतों का पूछते हैं। देखें कीमतें होती हैं आपके अपने मुआशी हालात के हिसाब से। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में जो तरीके इलाज होते हैं जो बड़े महंगे होते हैं, ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने रखे हुए होते हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है उनके ऊपर लगता, वो अपनी मन मर्जी से पैसे लेते हैं, लोगों की मजबूरी को देखते हैं कि अगर तो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर होकर उनके पास आते हैं तो उसी हिसाब से उनसे चार्जेस लेते हैं, और अगर एक तरीका इलाज जो है वो पिट जाए, उसको ना करवा रहे हैं तो उसको ये सस्ता कर देते हैं। तो इसलिए इनको कैसे समझाया जा सकता है ये बात। लेकिन ये जो मैंने लोगों की कैटेगरी आपको बताई, मरीजों की कैटेगरी बताई, उनके लिए जो ईईसीपी है ये बड़ा अच्छा तरीका इलाज है। ये अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। चांसेस यही है कि आपके डॉक्टर को नहीं आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। और उसमें सिर्फ मैं आपको 1-2 लास्ट बातें बता के फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इस तरीका इलाज को वो थोड़ा सा ना इसको डिस्करेज करते हैं, इसको कोशिश करते हैं ये ना किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। अक्सर सेशन 2-4 हज़ार में हो जाता है ये, क्योंकि उसके मुकाबले में जब एंजियोप्लास्टी की बात करें या कैबेज की बात करें, बाईपास जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो वो फिर लाखों का एक ऑपरेशन होता है, तो वो उस तरफ ज़्यादा बात जाती है। लेकिन ये सब की मैं बात नहीं कर रहा। और आपके अगर घर में दिल का कोई मरीज है, आपके अगर खुद खुदा न खास्ता आप इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो आपका हक है कि आप हर किस्म के तरीका इलाज के बारे में जानें, और जो आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका इलाज हो सकता है तो उसके ऊपर आप जो है कोशिश करें, उसको फॉलो करें। आपको दिल, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो बीमारियां, इन पे वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ तो लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया होता और उन्होंने देखा होता है। बेल आइकॉन, घंटी का जो निशान है, उसको ज़रूर दबा दें। कोई वीडियो ऐसी हो जो अच्छी लगती है आपको, आगे शेयर कर दें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि उससे ज़रा चैनल को फ़ायदा होता है, मुझे भी ज़ाहिर है कि वीडियोस बनाने पे हौसला मिलता है। और अगर आप इन बीमारियों के अलावा, यानी दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड
प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के अलावा हेल्थ के किसी भी और टॉपिक से मुतालिक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल का क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो उसको ज़रूर आप जाके सब्सक्राइब भी करें और उसको विजिट भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।